लोगों ने कल कूलम्स लॉ पढ़ा था, याद होगा आपको? ठीक है ना। हम सब लोगों ने कल कूलम्स लॉ पढ़ा था, और इसको कूलम्स लॉ को एक बार रिवाइव कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कूलम्स लॉ में? हमने पढ़ा था, अगर मेरे पास मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1 और ये है दूसरा चार्ज Q2 जो उससे R डिस्टेंस की दूरी पर है, तब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल जिस भी फोर्स से करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव मैंने कंसिडर किए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद अ फोर्स F। कूलम्स लॉ के हिसाब से ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी डिस्टेंस के स्क्वायर के। कंबाइन करने के बाद हमारे पास आता था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एसआई सिस्टम में हम K की वैल्यू लिखते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कूलम्स लॉ था। ठीक, हमने कल इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखा था। अब आज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आगे हम फर्दर एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो है, अगर आपसे कहा जाए प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन F एंड R, कूलम्स लॉ के अंदर F और R इसके बीच का ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना है। वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन F एंड R फॉर कूलम्स लॉ। तो उसको अब हम प्लॉटिंग देखते हैं। देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस पर R को रखेंगे और Y एक्सिस पर F को रखेंगे, ठीक है, तो हमें पता है F, इस लॉ से देखो, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ हाइपरबोला होता है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो इस शेप का ऑब्टेन हो जाएगा, F वर्सेस R। और अगर आपसे F वर्सेस R स्क्वायर का ग्राफ कहा गया, अगर आपसे कहा गया प्लॉट अ ग्राफ F वर्सेस R स्क्वायर, यहां मैंने लिया Y एक्सिस पर F, X एक्सिस पर मैंने लिया R स्क्वायर। तो अब नोटिस करो, F R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ कहा गया, सपोज 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ। अगर 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ कहा गया तो F 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये ग्राफ्स इसके अंदर जो पॉसिबल है वो हम बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पर। वो है, आपको प्रिडिक्ट करनी है नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स। यू हैव टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स। प्रिडिक्ट नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स। ठीक है, कब कब के लिए प्रिडिक्ट करनी है? पहला कंडीशन गिवन है Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन गिवन है Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसको समझना है, यहां से हमें क्या बताना चाह रहा है ये क्वेश्चन। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट। तो हम यहां पर तीन केसेस कंसिडर कर सकते हैं चार्जेस में, जब दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, जब दोनों ही चार्ज नेगेटिव है, और जब एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, ये तीन केसेस मेरे पास पॉसिबल हैं। देखो, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, या दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मेरे पास ये तीन कंडीशंस चार्जेस के केस में बना पाना पॉसिबल है। अब अगर आप नोटिस करो, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो अगर मैं Q1 इंटू Q2 निकालूंगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव ही आएगा, अगेन इट विल बी सर पॉजिटिव ग्रेटर देन सर 0। हाँ जी सर यश, बोलिए सर बोलिए। आपके कैमरे का फोकस चल रहा है, उसे फिक्स कर लीजिए। बेटा सबको क्लियर दिख रहा है अब तो सर फिलहाल। अभी सर आपके कैमरे का फोकस बार बार फ्लक्चुएट कर रहा था। ओके चलो कोई नहीं, ठीक है। Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब अगेन ग्रेटर देन 0।
इसके बाद अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा प्लस इंटू माइनस, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब पहले दो केसेस, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, इन दोनों में ही अगर आप नोटिस करो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये जो ए वाला पार्ट है ये इन दो केसेस को रेफर कर रहा है। और ये जो तीसरा केस है इसमें हमारे पास Q1 और Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये बी वाला पार्ट थर्ड केस को रेफर कर रहा है। तो अब अगर आप नोटिस करोगे, अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर ऐसा होगा तो हमारे पास लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स कैसी होती है? रिपल्सिव। तो जो आंसर आपके पास आएगा ए वाले में, आप कहेंगे द कूलम्स फोर्स विल बी रिपल्सिव। रिपल्सिव क्यों? क्योंकि ये जो Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ये केवल इन्हीं दो केसेस में पॉसिबल है, व्हेन बोथ द चार्जेस आर अलाइक, एक जैसे ही चार्जेस हैं, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है। और बी वाले में आंसर आएगा अट्रैक्टिव। क्यों? Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव तब आएगा जब हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। ठीक है। तो हमारे पास ए वाले का आंसर आया Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो में द नेचर ऑफ फोर्स विल बी रिपल्सिव, और Q1 Q2 लेस देन जीरो में द नेचर ऑफ फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे जो हमने कल तक का कूलम्स लॉ समझा था, स्केलर फॉर्म, वहां तक पर इस पर ये बेस थे। ठीक है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ये बहुत काम की चीज है, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। आज का जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट सर होगा वो स्टार्ट होगा विथ वेक्टर सर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हाँ जी सर सर आपका कैमरे का फोकस हिल रहा है। बेटा, अब इसको मैं कुछ और तो नहीं कर सकता ना, बार बार सर बार बार बोर्ड हिल रहा है। अब बेटा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? कैमरे के अंदर तो नहीं घुस सकता ना। ठीक है जी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है भैया? कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो कहती है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, इस तरह से रखे गए हैं बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले रखे थे। अब इसमें कुछ ध्यान देना है आपको, वो ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2। मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये रिपेल की फोर्स, रिपल्शन की फोर्स ऐसे मैंने बना दी, ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इस फोर्स को जब हम नाम देंगे तो ये बहुत ध्यान से आपको देना है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमारे पास है R इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है। अब ये फोर्स देखो, ये वाली फोर्स कौन सी है? ये फोर्स वो है जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज की वजह से लग रही है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ये फोर्स वो है जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर लग रही है ड्यू टू द सेकंड चार्ज। ठीक है। तो इस फोर्स को हम नाम देंगे F12 वेक्टर, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसी तरह से इस वाली फोर्स को देखो, ये फोर्स वो है जो सेकंड चार्ज के ऊपर लग रही है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो इस फोर्स को हम नाम देंगे F21 वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इनकी दोनों फोर्सेस आ गई। ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल करेंगे वेक्टर फॉर्म में, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट यूज होगा, तो इसीलिए यहां से यहां तक का जो दूरी है, अब याद करो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इनिशियल पॉइंट का नंबर पहले आता था और फाइनल पॉइंट का नंबर बाद में आता था। जैसे अगर ए से बी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो उसे ए बी वेक्टर बोलते थे, बी से ए की तरफ पॉइंट कर रहा होता था तो बी ए वेक्टर बोलते थे। ऐसे ही यहां से यहां की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन को अगर मैं शो करूं तो मुझे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। इस यूनिट वेक्टर को मैं नाम दूंगा R12 कैप, क्योंकि ये 1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड है। दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2। इसी तरीके से इस वाले यूनिट वेक्टर को मैं नाम दूंगा R21 कैप, क्योंकि ये डायरेक्टेड है फ्रॉम सेकंड चार्ज टूवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज। गॉट इट? तो ये हमारे पास
वेक्टर फॉर्म में फिलहाल ये डायग्राम बन गया। अब आती है बारी इसकी डेरिवेशन की, इसको किस तरह से डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा था। किसी भी यूनिट वेक्टर को, मान लो ये मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, लेट अस से ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर खाली ए लिखा जा सकता है इसकी जगह, इसको खाली ऐसे भी लिख देते थे, ए इंटू ए कैप। यहां पर ये जो ए कैप हमने लिखा, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर असलियत में करता क्या है? यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं ए कैप का, ये आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर आप उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो भैया उसमें मैग्नीट्यूड तो खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ओनली। ठीक है, तो हमारे पास ए कैप, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह से R12 कैप, R21 कैप जो है, ये सब हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। अब इन यूनिट वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट, हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। हम इनकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, अगर मैं R12 कैप को लिखूं, तो ये R12 वेक्टर अपॉन R हो जाएगा, मैग्नीट्यूड R है दूरी का। इसी तरीके से R21 कैप बन जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R, क्योंकि मैंने फॉर्मूला सेम यूज किया, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड is equal to the unit vector of that given vector। ठीक है, तो अब अगर मैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 निकालता हूं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू चार्ज Q2, इसको निकालते हैं। तो कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन था F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 वेक्टर है, यह आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है R स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखो, ये जो F12 वेक्टर है, ये इधर की तरफ डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर हमारे पास है? इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर आपको नजर आ रहा है? बताओ मुझे, which unit vector is there in this direction? इस डायरेक्शन में आप देखोगे R21 कैप है हमारे पास, we have R21 कैप in this direction। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन को, अब इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, इसकी डायरेक्शन में R12 कैप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि F12 वेक्टर और R12 कैप, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मुझे ये वाला यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहां साथ में लगा दूंगा R21 कैप। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? ये मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ फोर्स। अब इस R21 कैप को अगर आप देखो ध्यान से, मैं लिख सकता हूं R21 वेक्टर अपॉन R, या इसको ऐसे भी रहने दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस इसको ऐसे रहने देते हैं, चलो। ठीक है, इसके बाद अब मैं निकालता हूं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं निकालता हूं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसे निकालते हैं। तो ये जो F21 वेक्टर है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स, और साथ में Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा डायरेक्शन का। F21 कैप F12 से उल्टी डायरेक्शन में है, तो मैं ये नहीं यूज कर सकता इसमें। इसमें मुझे इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, जो कि है R12 कैप। अगर आप देखो, ये हमारे पास इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो मैं यहां साथ में लगाऊंगा R12 कैप। ठीक है भैया, ये हमारे पास दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पूरे एक्सप्रेशन आ गए। अब ये जो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। यानी R12 कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, R21 कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है। फर्क क्या है? फर्क है इनकी डायरेक्शन में। R21 कैप और R12 कैप एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और वेक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं।
in vectors we use a negative sign to represent opposite directions. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ये जो R12 कैप हमने यहां लिखा, ये असलियत में नेगेटिव ऑफ R21 कैप लिखा जा सकता है। क्यों भैया ऐसा क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, इसीलिए इनके लिए ठीक है, इसीलिए क्या है, इनके लिए क्या किया जाएगा, इनके मैग्नीट्यूड को इक्वल रखते हुए और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट शो करने के लिए हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू R12 कैप की माइनस ऑफ R21 कैप अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं तो क्या होगा, तो आप नोटिस करोगे इसकी जगह मुझे माइनस ऑफ R21 कैप लिखना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे माइनस ऑफ R21 कैप लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं, चलो तो हम लिखते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ R21 कैप। अब अगर आप इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को, यानी इसको हम बोलते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करूं तो दोनों बिल्कुल सेम हैं। 3 वाली में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है ये माइनस साइन, बिल्कुल सेम है। देखो दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां भी R21 कैप, यहां भी R21 कैप, लेकिन साथ में क्या है एक्स्ट्रा, एक माइनस साइन। तो मैं लिख सकता हूं ये जो F12 वेक्टर है, ये जो F21 वेक्टर है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम वैल्यू F12 वेक्टर की है, लेकिन किसके साथ है, ये माइनस साइन के साथ। तो ये जो फॉर्मूला मेरे पास ऑब्टेन हुआ है, इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और यहां पर देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ का फॉर्मूला बनाया था। अगर आप याद करो, न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी हमने यही एक्सप्रेशन डिराइव किया था इसी तरह से। शो क्या करता था, ये एक्सप्रेशन बताता था कि एक फोर्स अगर एक्शन है तो दूसरी फोर्स उसका रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब जो कूलम्स फोर्स या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होती है, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब होता है ये बनाती है एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या बनाती है, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स होती है कूलम्स फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो एक्ट करेगी, जितनी फोर्स पहला वाला दूसरे पर लगाएगा उतनी ही फोर्स दूसरा वाला पहले पर लगाएगा। फर्क क्या है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होगी। बोथ द फोर्सेस विल बी ऑपोजिटली डायरेक्टेड बट दे विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। देखो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू शो कर रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, माइनस साइन शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। ओके, तो ये हमारे पास कहलाता है कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक, ये तो हमने बात करी कूलम्स लॉ की बिना किसी तरह के पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, सिंपल यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को स्पेस में अलाइन कर दूं, तब मुझे इनकी जो पोजीशन है उसको अलाइन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, अब हम कूलम्स लॉ को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। एक फॉर्म तो ये निकल गई। अगर आपसे पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में कहा जाए किस तरह से कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो हम वो एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं किस तरह से उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो देखो ये हमारे पास हमारा स्पेस है, तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब जो पहला चार्ज है Q1 वो यहां लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है उसको मैं इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं लाइक दिस। ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसको हम नाम देंगे R1 वेक्टर, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर जो चार्ज Q1 की पोजीशन बता रहा है। इसी तरह से सपोज हमारा जो दूसरा चार्ज है Q2 वो यहां पर रखा है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर हम बनाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास R2 वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस तरह से डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे,
ये है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज F12 वेक्टर। ये है फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज F21 वेक्टर। इनके बीच की जो दूरी है उसको हम r या r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन हम अपने हिसाब से लेंगे। मान लो जब मैं इधर से इधर देख रहा हूँ तो ये डायरेक्शन, जब इधर से इधर चाहिए होगी मुझे तो ये वाली डायरेक्शन मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? फिगर यहां तक समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं, सपोज ये पॉइंट हमने नाम दिया इसको A, इस पॉइंट को नाम हमने दिया B, लेट्स कॉल इट A एंड B, इनकी पोजीशंस को। अब हम इनकी फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, ड्यू टू Q2, उसको हमें निकालना है। गॉट इट? तो देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कौन सी वाली फोर्स है? F12। F12 वेक्टर हमारे पास ये वैल्यू है F12 वेक्टर की। ठीक है, अब F12 वेक्टर इधर लग रही है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब बारी आती है कि इसमें डिस्टेंस कौन सा लेना है, इसमें हमें डिस्टेंस कौन सा कंसिडर करना है, व्हाट डिस्टेंस वी नीड टू कंसिडर इन दिस। तो हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स दूसरे चार्ज की वजह से। तो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट फर्स्ट चार्ज हुआ, यानी मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं भाई वहां मेरे से वहां जो चार्ज रखा है उसकी वजह से मुझ पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। सो आई एम द ऑब्जर्वेशन या इनिशियल पॉइंट। तो इसीलिए अब मेरे लिए जो वेक्टर कंसिडर होगा वो ए से, क्योंकि पहला पॉइंट जो चार्ज Q1 है वो कहां रखा है? ए पर, और उसी के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट बन गया। अब यहां से दूसरे चार्ज की दूरी इधर से आते हुए इधर की तरफ बनेगी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो देखो इस तरह से, ये मेरे पास है R1 वेक्टर, ये मेरे पास है R2 वेक्टर। ठीक है, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब मेरा पहला चार्ज यहां रखा है, दूसरा चार्ज यहां रखा है। ठीक है, मुझे इस पर इसकी वजह से फोर्स निकालनी है, तो मैं यहां से यहां का डिस्टेंस नाप रहा हूं, तो मेरी डायरेक्शन ऐसी बन जाएगी, दिस विल बी माय डायरेक्शन। और इसको अगर आप देखो, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं पहले इनिशियल पॉइंट लिखा जाता है, बाद में फाइनल पॉइंट लिखा जाता है, और तब उस पर वेक्टर साइन लगाया जाता है। यानी ये बन जाएगा ए बी वेक्टर। क्या बन जाएगा ये? ए बी वेक्टर। गॉट इट? तो अब ए बी वेक्टर की बात अगर हम लिखें तो ए बी वेक्टर, अब मुझे ए बी वेक्टर का फॉर्म यूज करना है, और यूज करना है साथ में जो पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो डिस्टेंस मेरे लिए हो जाएगा, इस डिस्टेंस R² की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी का वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा वेक्टर यूज किया मैंने? ए बी। आर के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? डिस्टेंस ए बी की वैल्यू इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन, इसके लिए कौन सा वेक्टर यूज होता था? R21 कैप, तो साथ में लग गया R21 कैप। ठीक है जी, ये मेरे पास F12 की वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से, यहां पर अब ए बी वेक्टर को, ट्राइंगल लॉ सबने पढ़ा था, सब लोगों ने 11th में ट्राइंगल लॉ पढ़ा है। तो देखो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल OAB, लुक एट दिस ट्राइंगल OAB। ये ट्राइंगल आपको ट्राइंगल लॉ की फॉर्म में बना हुआ दिख रहा है। देखो इसमें ये वेक्टर OA वेक्टर और AB वेक्टर ये एक ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में, और ये जो OB वेक्टर है ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ट्राइंगल लॉ कहता है जो वेक्टर सेम ऑर्डर में है उनका सम उस तीसरे वेक्टर के बराबर होता है जो ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो मेरे पास R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स R2 वेक्टर आ गया। तो यहां से मैं AB वेक्टर को लिख सकता हूं एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। AB वेक्टर क्या लिखा जा सकता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अब AB वेक्टर की वैल्यू ये हो गई, तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं, मॉड ऑफ AB वेक्टर, तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास, मॉड ऑफ दिस वैल्यू। इसी वेक्टर को अगर आप देखो तो ये हमारे पास, अब ये जो R21 वेक्टर है, ये जो R21 कैप है,
इसको लिखा जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉड, जिसको मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 कैप, इन दोनों की वैल्यूज हमको इस एक्सप्रेशन में रख देनी है। तो मेरे पास F12 वेक्टर बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब देखो इसकी जगह मैं लिखूंगा मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिखूंगा ये, तो आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखो यहां मॉड का स्क्वायर है और मल्टीप्लाइड बाय मॉड है, तो ये बन जाएगा मॉड की पावर 3। तो मेरे पास आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया, ये एक फोर्स का एक्सप्रेशन मैंने डिराइव कर लिया। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, यानी F12 वेक्टर का मैंने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। सेम इसी तरीके से मैं F21 वेक्टर भी डिराइव कर सकता हूं। देखो कैसे। अब हम बात करते हैं F21 वेक्टर की, तो उसको लिखा जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब देखो Q2 के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, तो Q2 मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, और इधर से इधर जाऊंगा मैं, तो मेरे पास ये BA वेक्टर बन जाएगा। तो अपॉन मॉड ऑफ BA वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और साथ में जो यूनिट वेक्टर लगता था अभी प्रीवियस हमने निकाला था, वो आ जाएगा R12 कैप, दैट विल बी R12 कैप। गॉट इट? ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब BA वेक्टर का वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो वो मेरे पास आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो ट्राइंगल लॉ लगा करके देखो, BA इधर की तरफ, तो R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो BA वेक्टर क्या आ जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सेम बिल्कुल उसी तरीके से ट्राइंगल लॉ लगाया हमने। ठीक है, अब ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं, मॉड ऑफ BA वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। साथ ही साथ इसी तरीके से R12 कैप जो मेरे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेरिवेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं 11th में। ये दोनों वैल्यूज BA वेक्टर के मॉड और R12 कैप की वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा F21 वेक्टर इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब यहां स्क्वायर है, यहां पावर 1 है, मल्टीप्लाई करो तो पावर 3 बन जाएगी। तो मेरे पास इसी तरीके से F21 वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया, ये दूसरी फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एक दूसरे से उल्टे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसीलिए ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी एक दूसरे से ऑपोजिट कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अगर आप देखो यहां से, मैं इसको नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 लिख सकता हूं। ये जो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, इसको माइनस ऑफ R2 माइनस R1 लिखा जा सकता है। और अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, तो मेरे पास फिर से यहां क्या लग जाएगा? माइनस साइन लग जाएगा। तो मेरे पास F21 इज इक्वल टू माइनस F12, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला फिर से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकाली इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ये दो डेरिवेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार इवन पूछी भी जा चुकी है, वेक्टर फॉर्म क्या होती है कूलम्स लॉ की, तो आपको ये पता होना चाहिए कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म जो हमने कल करी थी, और कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो हमने आज करी है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उनमें क्या सिमिलैरिटीज, क्या डिफरेंसेस हैं, अब हमने वो समझना है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं जो कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। नाउ वी हैव टू कंपेयर देम। ठीक है, तो सबसे पहला कंपैरिजन अगर आप देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मासेस कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कूलम्स लॉ या कैवेंडिश लॉ की बात करो तो कैवेंडिश लॉ कहता था कि ये रिपल्सिव भी हो सकती है और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। क्या थी वो कंडीशन भाई, अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है और इसकी नेचर डिपेंड करेगी पोलैरिटी ऑफ चार्जेस के ऊपर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ केस नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है बिटवीन एनी टू मासेस। ठीक है, दूसरी चीज जो है इसमें देखो, ये एक्ट करती है बिटवीन मासेस। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मासेस के बीच में एक्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है बिटवीन चार्जेस। ये दो चार्जेस के बीच में एक्ट करती है, ये दो मासेस के बीच में एक्ट करती है। तो ये एक इनमें डिफरेंस आ जाता है। तीसरा डिफरेंस आता है इनके मैग्नीट्यूड को लेकर के। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स होती है नेचर की। वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, बहुत ही छोटी होती है इसकी वैल्यू। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करो, ये इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लगभग लगभग 10 की पावर 36 टाइम्स। ठीक है, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में किया जाए तो ये बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगभग लगभग 10 की पावर 36 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो ये बहुत छोटी फोर्स है और ये बहुत बड़ी फोर्स हो जाती है। इट इज अ वेरी लार्ज फोर्स। ठीक है, चौथा डिफरेंस इनमें आता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट। आप कुछ भी मीडियम लो, जो मासेस हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगी, चाहे आप उन्हें स्पेस में रखो या उन्हें पानी के बीच में डुबा दो। लेकिन अगर मैंने दो चार्जेस लिए हैं और मैं मीडियम को बदल देता हूं तो मीडियम के साथ ये फोर्स चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं मीडियम डिपेंडेंसी, यानी ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। अगर मैं मीडियम बदल दूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस केप्ट एट द सेम डिस्टेंस विल चेंज, और ये डिपेंड करता है उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। ठीक है, ये हमने प्रीवियस उसमें देखा भी था। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी ये बहुत दूरी तक एक्ट कर सकती है। इट कैन एक्ट अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये भी ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें एक दिक्कत है। वो क्या है, ये फोर्स कब काम नहीं करती, आर लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर पर। ठीक है, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये तो ये फोर्स काम नहीं कर पाती, ये फेल हो जाती है इस जगह पर जाकर के, क्योंकि हम यहां पर कूलम्स लॉ नहीं लगा पाते। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तब वहां पर ये फोर्स काम नहीं कर पाती, इट एक्चुअली फेल्स एट दिस डिस्टेंस।
जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं से कहीं तक ले लो, इट ऑलवेज एक्ट्स, क्योंकि इसके लिए मासेस चाहिए, इसमें और कुछ नहीं चाहिए होता, और ये बहुत कम होती है, तो इट डजेंट मैटर, ये बहुत ही कम आती है वैल्यू इसकी। ठीक है, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ही, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। यानी दोनों की दोनों ओबे करती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। बोथ द फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। गॉट इट? ये एक इनमें सिमिलैरिटी आ जाती है। इसके बाद एक सिमिलैरिटी और है इन दोनों में, ये दोनों ही फोर्सेस सेंट्रल हैं। बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है। सेंट्रल फोर्स कोई भी ऐसी फोर्स होती है जो दो बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के एक्ट के अलोंग एक्ट करती है। जैसे अगर ये मेरे पास चार्ज बॉडीज है, ये भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, इनके सेंटर को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये फोर्स इस सेंटर के अलोंग ही एक्ट करेगी। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहां पर एक मास है और यहां पर एक मास है, तो इन मासेस के सेंटर ऑफ मासेस को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये फोर्स उसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी जो सेंटर्स को जोड़ती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल होती है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल होती है। इसके बाद इन दोनों में एक सिमिलैरिटी और है। क्या है वो? दोनों की दोनों कंजर्वेटिव हैं। बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये हम क्लास 11th में पढ़ के आए थे। कंजर्वेटिव फोर्स हमने वर्क एनर्जी पर चैप्टर में इसको पढ़ा था, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या होता था भैया कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन होती थी, ये एक ऐसी फोर्स होती थी जिसमें वर्क डन जो पाथ फॉलो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, तो ऐसी फोर्स को बोलते थे नॉन कंजर्वेटिव। उसका उल्टा कर दो तो कंजर्वेटिव। यानी जो फोर्स में जो फोर्स द्वारा किया गया वर्क है वो पाथ के ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब तक इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, आप पाथ के अलोंग कैसा भी पाथ चूज कर लो, वर्क डन बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज ऑलवेज सेम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसी फोर्सेस को बोलते थे कंजर्वेटिव फोर्स। एक और इनमें सिमिलैरिटी है। ठीक है, वो सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोनों? दोनों की दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। बोथ द फोर्सेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। तो ये हमारे पास इनके बीच में जो भी कंपैरिजन हमने किया, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये तो था हमारा कंपैरिजन वाला पोर्शन। ठीक है, यहां पर हमारी जो कूलम्स लॉ है इसकी थ्योरी खत्म होती है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल्स और कुछ क्वेश्चंस हमें समझने हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इन लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज। ठीक है, तो अब हम करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, स्मॉल जो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वो क्या हो सकती है? एक गिवन डिस्टेंस पर सबसे छोटी, फॉर अ गिवन डिस्टेंस व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो इसका जवाब 0 नहीं है। किसी भी एक गिवन डिस्टेंस पर जो सबसे छोटी फोर्स होगी वो सबसे छोटे चार्ज के बीच में पॉसिबल है। आप नोटिस करो, सबसे छोटी फोर्स किसके बीच में होगी? सबसे छोटे चार्ज के बीच में। और हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, जो सबसे छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, वो है प्लस माइनस ई। ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, तो प्लस माइनस ई ये सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है। किसी भी एक गिवन डिस्टेंस पर आप इनको रख दो, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज ई ही हो सकता है।
तो अब मेरे पास कॉन्सेप्ट बन गया, ये मेरे पास एक चार्ज है E, ये मेरे पास एक चार्ज है E, ये एक दूसरे से एक डिस्टेंस r पर रखे गए हैं। अब ये एक दूसरे को, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपेल करेंगे, या नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स F। अब अगर कूलम्स लॉ आप अप्लाई करो इस कंडीशन में, जो हमने कंडीशन क्रिएट करी है, तो F विल बी K E इंटू E अपॉन आर स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू K E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, किसी भी एक गिवन डिस्टेंस पर जो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वो बताओ। तो आप कूलम्स लॉ के बेस पर इसको समझा सकते हो, और साथ में इस्तेमाल करोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन कहता है n की वैल्यू 1 रखोगे, वो सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है। तो जो चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी वो प्लस माइनस ई हो जाएगी। अब अगर इन दो चार्जेस को मैं आर दूरी पर रखूंगा, तो कूलम्स लॉ अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला फोर्स का आ जाएगा के ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है फॉर अ गिवन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन समझा जो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड था। ठीक, उसके बाद आपसे कहा गया एक दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। आपको एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की फोर्स निकालनी है, और इनके बीच में जो दूरी है, आपको वो दूरी गिवन है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर। डिस्टेंस इज 8 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें दोनों का चार्ज पता है, प्लस ई माइनस ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू उठा करके रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही सिस्टम में हमारे पास होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ई और ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो यहां माइनस आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो प्लस इंटू माइनस विल गिव यू अ माइनस साइन। और डिस्टेंस है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 14 का स्क्वायर। जब आप ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी माइनस 0.036 न्यूटन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की फोर्स है, जब उनको एक दूसरे से 8 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन ये आया, ये भी कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इसके बाद आपसे सवाल किया गया 2 पॉइंट चार्जेस हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में असाइनमेंट फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। गॉट इट? तो अब आपके पास सवाल है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं 1 कूलम ईच, दोनों चार्ज 1 कूलम के हैं, और उनको एक दूसरे से एयर में रखा जाता है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर। तब वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। तो क्वेश्चन है, आपके पास 1 कूलम और 1 कूलम के 2 चार्ज रखे, और इनको एक दूसरे से 1 मीटर की ही दूरी पर आपने रख दिया, और तब ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं F, क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ये आप एलसीडी में कैलकुलेट भी कर सकते हो, K 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 9 इंटू 10 की पावर 9 ओनली। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन्होंने कहा, अगर मैं इस सिस्टम को एज सच उठाऊं और पानी के अंदर ऐसी का ऐसी इमर्स कर दूं, डुबा दूं। क्या किया, इस पूरे चार्ज सिस्टम को ऐसे उठाया, इतनी दूरी पर रखा, चार्ज सेम रखे, लेकिन अब उसको मैंने डुबो दिया पानी के अंदर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है जो पानी है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 हमको क्वेश्चन में गिवन है। वाटर के लिए वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो कितना गिवन है, 80 गिवन है। आपसे कहा गया अब आप नई फोर्स निकाल करके बताओ, यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू फोर्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। कल मैं इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूं, इसका हमने कंडीशन पढ़ी थी, क्या इसके रिलेशन क्या आया था, याद करो। कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था कूलम्स लॉ में, जिसको हमने डिराइव करके निकाला था,
वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर, या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये आता है बराबर रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ये जो फोर्स इन वैक्यूम आपको गिवन है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ गिवन है, और जो मीडियम में फोर्स है वो आपको निकालनी है, के की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहां से अगर आप देखो, अगर आप एफ की वैल्यू निकालना चाहो तो वो एफ नॉट अपॉन के बराबर आ जाती है। इट बिकम्स इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। अब एफ नॉट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? एफ नॉट की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁹, और के की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? के की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी? 80। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे, आपके पास जो एफ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.125 इंटू 10⁸ न्यूटन। ठीक है, तो ये वो फोर्स होगी। अब देखो फोर्स बढ़ गई या कम हो गई? अब ये फोर्स कम हो गई। कितने गुना कम हुई? 80 गुना, 80 टाइम्स रिड्यूस हो गई अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। इट गॉट रिड्यूस्ड बाय 1/80 टाइम्स देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। गॉट इट? तो ये कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा कूलम्स लॉ। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों किसी को भी?